प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब का दौरा अमेरिका जारी है, अभी उन्होंने तकरीर करनी है वहाँ पर, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने वहाँ अमेरिका में बैठकर सलामती काउंसिल के हवाले से, और वो यहाँ पाकिस्तान में भी सलामती काउंसिल के हवाले से और UN के हवाले से अपने ख्यालात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर चुके हैं, जिसमें वो कह चुके हैं कि ये बाइस्ड है। अब उन्होंने कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरह का रवैया यूनाइटेड नेशंस ने और आलमी ताकतों ने इख्तियार कर रखा है। ख़ासतौर पर उन्हें हैरानी इस बात की है उनके बकौल कि 80 लाख लोगों को पर कर्फ्यू मुसल्लत किया गया है और उस पर दुनिया की कान पर जूं तक नहीं रिंग रही, आलमी ताकतें उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। और इमरान खान साहब ने सवाल उठाया कि अगर चंद ज्यूज़ को या चंद अमरीकियों को इस तरह से माफ़ कीजिएगा उन्होंने कहा कि अगर चंद अमरीकियों को इसी तरह से कैप्चर किया गया होता या उनको जरगमाल बनाया गया होता या फिर उनको जो है वो कर्फ्यू मुसल्लत कर दिया गया होता, क्या दुनिया का रिएक्शन यही होता। और इसके अलावा उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें कश्मीर के हवाले से की हैं, इंडिया के हवाले से, और इंडिया में जिस तरह से वो फासिस्ट करार देते आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और उनकी तंजीम को, उस पर उन्होंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। तो ये कितना अहम है अपनी तकरीर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम ख्यालात का इजहार करना, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक तो प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, दूसरा बिलावल साहब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है रियासती इदारों के मुतालिक, हुकूमत को बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और एक डेडलाइन दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 1 से पहले हुकूमत को जाना होगा, नहीं जाएंगे तो हम पिंडी पहुंचेंगे, सारे कारकुनान और तमाम लीडर्स पिंडी का रुख करेंगे। एक लॉन्ग मार्च की तरफ वो इशारा दे रहे थे, लेकिन इससे पहले इसी तरह की डेडलाइंस वो कई मरतबा पिछली हुकूमत के लिए भी दे चुके थे, जबकि अमली तौर पर वो ये नहीं कर सके थे। तो अब क्या वाकई संजीदा हैं वो इस हुकूमत को जो डेडलाइन दे रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैंने आमिर लियाकत साहब आपको खुशामदीद। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सहर साहब आपको भी खुशामदीद। हमें सायरा अब्दुल तारर साहबा ने ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, मैं सहर कामरान साहब, ज़रा मुझे पहले आप बता दीजिए अपोजिशन इसको किस तरह से देख रही है? इमरान खान साहब जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा वहाँ पर लड़ रहे हैं, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी बहुत लोगों ने तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया को आंखों में आंखें डालकर कहनी चाहिए वैसे इमरान खान साहब ने कही है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है। आप देख रही हैं कि इमरान खान साहब से आपको सियासी तौर पर लाख इख्तलाफ होंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कश्मीर का मुकदमा वो अच्छा लड़ रहे हैं। एग्री करती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पुराने पाकिस्तान में तो कश्मीर हमारी शहरक थी, और मेरा ताल्लुक़ उस पॉलिटिकल पार्टी से है जिसकी जो वजूद में ही कश्मीर के इशू पर आई। तो आज इमरान खान साहब से तो मेरे बहुत सारे सवालात पूछना चाहती हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तो बाद में बात करूँगी। मैं कहूँगी कि पुलवामा अटैक के बाद से हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि मोदी यहाँ रुकेगा नहीं। उसके बाद हुकूमत कहाँ सोई हुई थी, क्यों विजिलेंट नहीं थी? यहाँ तक कि जब OIC की मीटिंग में इंडिया एज ऑब्जर्वर गया और पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, उस वक्त भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा कि ये सिर्फ जो है आपकी इस हद तक नहीं रहेगा, ये हाइब्रिड वॉर का वक्त है और इंडिया इससे आगे भी जा सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी तरफ से कोताही हुई। फिर उसके बाद 5 अगस्त को क्या ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि ये क्या करना चाहिए था जो नहीं किया आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने? मुझे बात मुकम्मल नहीं, मेरा सवाल थोड़ा साथ शामिल कर लें। मुझे एक मिनट आप ये फरमा रही हैं ना कि नहीं, मुझे बात मुकम्मल कर लें, लेकिन सवाल तो साथ में ले लेना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि आपके ख्याल में ऐड कर लीजिए ना अपनी बात में इस बात को कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत सोई रही, जो उनको पता था पुलवामा के बाद ये रुकेंगे नहीं, फिर भी हुकूमत सो रही। हुकूमत को क्या करना चाहिए था? देखिए, अभी आज मैं कहूँगी कि कश्मीर जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है। ठीक है, आज जिस तरीके से जो है वहाँ पे कर्फ्यू है, अरेस्ट है, हरेसमेंट है, जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सल्ब हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है। लेकिन हमारी हुकूमत क्या करना चाहिए था? आज हमारी ताकत जो है, आज की जंगें हथियारों से नहीं हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं। आज हमारी ताकत हमारी कौमी यकजहती और फॉरेन पॉलिसी वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही? यहाँ पे क्लेम्स तो बहुत हुए, यहाँ पे बैठ के ट्वीट्स और फ़ोन कॉल्स की बात तो हुई, लेकिन किस से रब्ता किया? आप ये देखें कि 5 अगस्त के बाद मोदी ने कितने सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात की, कितने दौरे किए, और पाकिस्तान ने क्या किया। यानी यहाँ पे
47 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, और हमारे वजीर आजम साहब ट्वीट करते हैं और फॉरेन मिनिस्टर साहब क्लेम करते हैं कि हमें 58 मुल्कों की हिमायत हासिल है और हम करारदाद पेश नहीं कर सकते। करारदाद एडॉप्ट कराना तो एक अलग बात है, एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपको 15-16 मेंबर्स नहीं मिलते, जो कि 1/3 नंबर है आपको करारदाद जमा कराने के लिए। इसके बाद आप डिबेट पे क्या जाते हैं, और अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं कि मोदी वुड रिवर्स दिस ऑल। उसने अपनी प्लानिंग की, उसने अपने जलसे में ट्रंप को बुलाया। आप क्या कर रहे थे? आपको मौका मिला, आप एरिना 1 में जाके पीटीआई का चेयरमैन गया, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। आप कंटेनर की जुबान बोल के आ गए। आज मोदी को ये पता लगा, जो 72 साल में नहीं हो सका, उसको पता लगा आज ये फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, आज ये पोलराइज्ड सोसाइटी है। आज उनको पता लगा हुकूमत बड़ी कमजोर है कि जो अपनी जात के हिसाब से बाहर नहीं निकलता। तो ये बेहतरीन था उसके लिए कि वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला करता। आपकी राय सायरा साहबा क्या है कि इमरान खान साहब जिस अंदाज में हुकूमत का कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं वहां पर जाकर, आप उसको आपके नजदीक वो काबिल तारीफ है? शुक्रिया जी, बहुत कुछ बातें तो शहर ने कह दी जी। देखें, जो बातें आज खान साहब ने की हैं वो लोग अच्छी भी क्योंकि लगी सबको, और उन्होंने कहा जी, उन्होंने ब्लंटली बात कही जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह वो ये एक किस्म का एडमिशन है जी अपनी नालायकी का, अपने फेलियर का। हम सब जानते हैं कि जो जनरल असेंबली होती है ना, उसका वहां जाके जो कुछ आप करते हैं वो उन 8-10 दिनों की बात नहीं होती। उसका होमवर्क आपको बहुत पहले से करना पड़ता है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जनरल असेंबली के इजलास में जाके इन पे ये राज अफशा नहीं हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं बोल रही। ये यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जिस दिन ये आर्टिकल लगा था, जिसने उसको कंडेम करना था वो कर दिया। आपने उसके बाद क्या किया? आप एक तो मेरी यकीन करें, मेरी गुजारिश है इस हुकूमत से कि बदकिस्मती से हर चीज की इनको बाद में होश आती है जी। और होश तब आती है जब आप शोर मचाते हैं, जब अपोजिशन शोर मचाती है, जब इंडियन मीडिया ने हमें रगड़ के रख दिया। हमें यहाँ बैठे हुए पता था कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं। हम लोगों की ड्राइवरियां कर करके मर गए। हम उनके जहाजों पे सफर करके मुफ्त यूएन असेंबली चले गए और उन्होंने वहां पे हमें वोट तक नहीं दिया। OIC एक ऐसा फोरम है कि जहां से कभी नहीं हुआ कि मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज ना निकले। और पाकिस्तान, मैं माजरत के साथ कहूं, पाकिस्तान को लल्लू पंजू मुल्क नहीं था। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। और ये सब एक साल के दौरान में हुआ है सायरा साहबा, ये नहीं कि एक साल पहले तक चीजें फॉरेन पॉलिसी जबरदस्ती, कश्मीर का मसला बहुत हाईलाइटेड था। मेरी बात सुने, लेकिन हम ये नहीं कर रहे थे, हम उनसे मुफ्त चीजें नहीं ले रहे थे। मैं कश्मीर का मसला हाईलाइटेड था। आपको बताओ, मैं ये नहीं कहती बुरहान देखें डिप्लोमेटिक करने के तरीके और हैं, और बैकडोर ये आज तक हम पे इल्जाम लगाते रहे कि मोदी को आपने घर में बुलाया, वो आपका मेहमान था। देखिए, किसी भी तैयब उर्दगान से पाकिस्तान के एक जाती अच्छे ताल्लुकात थे नवाज शरीफ साहब के, या पाकिस्तान के लिए वो खैर सगाली, तो उसका फायदा हुआ ना। आपका चाइना के साथ अच्छा वक्त था, क्लिंटन के साथ अगर नवाज शरीफ साहब का एक अच्छा जाती ताल्लुक था तो कारगिल पे हमें माफी हुई कि नहीं हुई? मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मोदी के खिलाफ ट्वीट की थी ना जी, और उन्होंने कहा था कि छोटे लोग बड़ी जगह पे आ जाते हैं, मुझे यकीन करे उसी दिन यकीन था कि अब इंडिया की तरफ से कोई ऐसा वार हम पे किया जाएगा। लेकिन सायरा साहबा, अगर आप इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि क्लिंटन के सामने कौम का मुकदमा नवाज शरीफ साहब ने जीत लिया था, तो इस पर तो ये तो बहुत एक डिबेटेबल बात है। ये तो बहुत सारे लोग काउंटर आर्गुमेंट रखेंगे, क्योंकि क्लिंटन साहब के सामने तो नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि आप कश्मीर की सालिसी की एक लाइन कहते हैं, वो कहते रहे कि आप पहले फौजें वापस बुलाएं। मैं एक लाइन भी नहीं कहूंगा, आप जो है वो आप फौज चढ़ा। की वजह क्या है जी? कश्मीर के मामले में दुनिया हमारी बात क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रही, मैं कारगिल के इशू की, आपको पता है उससे पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। वाजपेयी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बीजेपी का और इंडिया का वजीर आजम आया और उसने लाहौर डिक्लेरेशन की। कारगिल का वाकया उसके बाद हुआ। अब मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जो भी इमरान खान साहब ने कहा, हर मुसलमान के ये सेंटीमेंट है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है? जी, क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है
जी कि मैं इसमें को अपना फेलियर, मैं इनका, आप मुझे कहेंगे कि क्या सिर्फ इसी हुकूमत का फेलियर है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ जी, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा देर कर देता हूं मैं। आपको उनकी नज़म पता है ना? जी जी जी, न्याय साहब की, बिल्कुल जी। तो इसका मकसद क्या है? अपने मुल्क के अंदर भी आप देखें, ये पाकिस्तान के अंदर एक आवाज नहीं बना सके तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने क्या झंझोड़ना था? अब जौक साहब अगर अपनी बात कीजिएगा कि ऑपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान साहब ने इस मसले को पहले तो फोर्स ही नहीं किया कि ये आने वाला है, ये तूफान आने वाला है, देखा ही नहीं, हुकूमत समझ ही नहीं सकी कि ये उनके साथ होने वाला है, और जब हुआ तो उसके बाद उनसे हैंडल नहीं हो सका, और आज वो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि देखिए जी हम चीख रहे हैं लेकिन दुनिया हमें सुन नहीं रही। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे लिए दोनों ख़वातीन इंतहाई काबिल एहतराम और इंतहाई यूँ समझ लें कि लायक तहसीन है कि जो इस माशरे में, जो कि मर्दों का माशरा कहलाता है, उसमें कम अज़ कम अपनी आवाज़ बुलंद करती है। तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम ख़वातीन। तो जो मैंने तो कहा जी, मैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये कहलाता है, मैंने ये नहीं कहा कि ये है, तो इसीलिए ये काबिल एहतराम और काबिल। अब देखिए ना, इस पर भी ये लोग खुश नहीं है तो आगे के इस बात पे खुश होंगे। अब आजाद से इमरान खान साहब की बात पे देखिए, खान साहब ने जो बुनियादी बातें की हैं उन बातों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि ये कोई नालायकी माज़ल्ला या खाकम बदैन नहीं होती है कि एतराफ़ करना कुछ बातों का। कुछ लोगों ने तो एतराफ़ तक नहीं किया आज तक कुलभूषण का नाम कुछ लोगों की ज़बान पर नहीं आया। आज तक कुछ लोग ये ना बता सके कि मोदी उनके घर में क्यों आया था। आज तक कुछ लोग ये ना बता सके कि जिंदाल उनके घर पे और मरी क्यों गया था। या तो अब मैं बोल लूं या इनको बुलवा लीजिए, ऐसा करें, इन लोगों से बातें करवा लें। ये बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात भी कही है वो कोई लगी लिपटी नहीं कही है, सबके सामने कही है। मसला ये कि ये लोग इतना दर्द रखते हैं अगर कश्मीर का, और इनके दिल में है, तो एक साहिबा है जो कहती हैं कश्मीर मेरी पार्टी के साथ ही ये मसला था और हम कश्मीर के हक़ के अलमबरदार हैं। तो राजीव गांधी के दौरे के मौके पे बोर्ड्स किसने हटवाए थे, और उसामा बिन लादेन से मुलाकातें किसकी होती थी, उसामा बिन लादेन को पनाह किसने दिलवाई थी, तालिबान किसने बनाए थे, नसीरुल्लाह बाबर ने तालिबान बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, ये खुद ही जाने और ये खुद बताएं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत ही दूर रस गुफ्तगू की है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और उन्होंने दुनिया के सामने ये बात रखी कि आपने हमें मायूस किया है, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत थी। उन्होंने दुनिया को आईना दिखाया है, चेहरा दिखाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में यानी जनरल असम्बली में जाकर वहाँ जो मुलाकातें की और एक से किए, तुर्की के सदर से किए, मलेशिया के सदर से किए, और मुलाकातें उनकी हुई हैं। उधर उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और ये जो आफत या तूफ़ान होती है इसका इंतज़ार नहीं किया जाता। ये जो आप कह रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए था कि वो आ रहा है, जी नहीं, तूफ़ान और आफतों का पता नहीं होता। क्या किसी को पता था कि ट्रंप का एक स्टेटमेंट कि मैं सालिसी कराने के लिए तैयार हूँ, मैं मोदी से बात करने को तैयार हूँ, मोदी कहेगा कि मैंने नहीं कहा, तर्जुमान कहेगा मैंने नहीं कहा, उसके बाद 370 आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वादी में हमला हो जाएंगे, उसके बाद वादी में बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को मारा जाएगा, उसके बाद वादी के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। किसी को पता था? कोई किसकी प्रेडिक्शन कर सकता था? कोई बता सकता था ऐसा होगा? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता था। किसी की सियासी बसीरत और बालिगुन नजरी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो बता सकता ये हो जाता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ इमरान खान की आवाज़ गूंज रही थी पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद सिर्फ इमरान खान की आवाज़ गूंज रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ तो एक साहब कह रहे थे कि कश्मीर का सौदा कर लिया इमरान खान ने, एक साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कश्मीर का सौदा कर लिया इमरान खान ने। इमरान खान ने कश्मीर, ये सौदा होता है? सौदा इसको कहते हैं कि जहाँ पे बार बार जाके कश्मीर की आवाज़ बुलंद की जा रही है, बार बार जाकर बताया जा रहा है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू हटाओ, मुहिम शुरू की जा रही है। कम अज कम अगर आप मुखालिफत में
अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ना कीजिए, मगर खामोश तो रहें। और आपने हाउस एडवाइजरी कमेटी के अंदर क्या किया? आपके साथ ये तय हुआ था कि सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जब कश्मीर का वक्त आएगा, जब कश्मीर की बात आएगी तो ऑपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी। आपको पता है कि इन्होंने ऐन उस मौके पर एहतजाज शुरू किया है जब कश्मीर का जिक्र कर रहे थे सदर आरिफ अलवी साहब। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर क्या किया जी? इन्होंने भाई कश्मीर तो सबका है ना, मैं दावेदार हो जाऊं कि मेरा है, हम सबका है, हम सबका इशू है, आपका भी है। आप अगर मेजबान है तो क्या हुआ कि आपका दिल नहीं धड़कता लोगों के साथ? क्या आपको तकलीफ नहीं होती? आप इसमें मजबूर है कि आप एक मेजबान की हैसियत से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल भी धड़कता है। तो हम सबका दिल धड़कता है, हम सब मजबूर हैं, हम सब बेकस हैं कि हमें वो कुछ करना चाहिए कि जो हम नहीं कर पा रहे। उसकी वजूहात क्या है कि पाकिस्तान पर वैसे ही बहुत इल्जामात लगते रहे। क्या हम बहुत इल्जामात और लगवा दें? क्या हम यहां से पलटने रवाना करें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कोई ऐसे जिहाद सिर्फ हुकूमत करती है, जैश लश्कर सिर्फ हुकूमत होती है और कोई नहीं होता। फौज होती है, फौज है लश्कर, फौज है जैश, फौज है जो जिहाद करेगी। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो जाकर जिहाद करे। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और हम पूरी आलमी बरादरी को झंझोड़ रहे हैं, पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में लफ्ज कश्मीर इस्तेमाल हो रहा है। मोदी को भी कहना पड़ा कि देखिए, इतनी बड़ी बात होती है कि मोदी कह रहा है तकरीर करते हुए कि हमने फेयरवेल दे दिया, फेयरवेल एक मसले को। फेयरवेल तुमने काहे का दे दिया मसले को? तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके बाद बात आगे कहां तक जा रही है। तो यानी तुर्की के सदर तैयब अर्दगान बोल पड़े कि ये क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। ये किसकी कोशिशों से हुआ? उस पर तो सायरा साहबा कह रही हैं कि वो जो तुर्की के सदर बोले हैं वो इसलिए कि उनकी पिछली हुकूमत में उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के इतने अच्छे रहे हैं कि जिसकी वजह से वो किया। उनका स्टेटमेंट आया। तो अगर माजी में हुकूमतों के अच्छे रहे तो उसके समरात मिल रहे हैं। हमें खुर्शीद कुसूरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं ये चूंकि अभी तक इस पर पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ आया तो मैं खुर्शीद कुसूरी साहब से एक न्यूट्रल मौक़िफ़ वो उसका शायद सब बहुत अच्छे तरीके से तज्ज़िया कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब। सर, सबसे पहले ये जो बहस है कि मुकदमा अच्छा लड़ा इमरान खान साहब ने या मुकदमा बुरा लड़ रहे हैं इमरान खान साहब दुनिया के सामने जाके, कुछ हकीकतें हैं जो वो बयान कर रहे हैं। वो बाइस्ड कह रहे हैं यूएन को। वो कह रहे हैं कि आपके साथ अगर ये हुआ होता तो क्या आप यही रवैया होता आपका? और वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि हम चीख रहे हैं और वहाँ पर लोगों को हाउस अरेस्ट रखा गया और आप लोग उस पर बोल नहीं रहे। तो पॉलिसी इमरान खान साहब की सही है, कमज़ोर है, दफ्तर खारजा सही काम कर रहा है, कमज़ोरी दिखा रहा है? आपकी राय सर। देखिए, पहली बात तो यह मसले को समझना चाहिए जी। जब मसला समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कमज़ोर है या मजबूत है। देखना यह कि सही है या नहीं। अगर कमज़ोरी और मजबूती होती तो 10 मरतबा या हम जंग लड़ चुके हैं या जंग के दहाने पे रहे हैं। 5 मरतबा 48, 65, 71 रन ऑफ कच्छ और ये जो है कारगिल हम लड़ चुके हैं। और 5 मरतबा जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बना तो उस वक्त 1 मिलियन सोल्जर आमने सामने खड़े थे। तो किसी के जज्बात से या किसी की तकरीर से अगर पाकिस्तान में कोई ये समझता है कि मसला कश्मीर हल होगा तो वह नहीं होगा। और जंगे से हो नहीं सकता। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो तो एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन है। कन्वेंशनली भी माशाल्लाह पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि बहुत आसानी से वो भारत अगर हमला करे तो मुंह तोड़ उसको जवाब दे सकता है। मसला कुछ और है। अगर हम मसला समझ जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि कामयाब है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या जो कोई पाकिस्तान का आज प्राइम मिनिस्टर हो उसको यही कहना चाहिए आलमी बरादरी के लिए कि आप 50 साल सोते रहे हैं, 55 साल सोते रहे हैं। बिल आखिर अब यूएन ने इसको के एजेंडे पे भी आया है और सारी दुनिया के अखबार चीख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बाल्टीमोर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनमें 15 मज़ामीन आ चुके हैं। रोज़ ऑब्जर्वर लंदन का और गार्डियन इस पे लिख रहे हैं। बाकी बरतानिया और यूरोप के अखबार लिख रहे हैं। तो मकसद यह है कि जनाब अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको इल्म नहीं है। और वो दुनिया को कह रहे हैं कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। जंग हम नहीं चाहते, कोई जी होश आदमी जंग नहीं चाहेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मामलात इसी तरह बिगड़ते रहे
और जब ये इंडिया ने कर्फ्यू लाइक सिचुएशन उठाई तो वहाँ धमाका होना लाजमी है। तो जब धमाका होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो दुनिया को अलर्ट करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो इसमें कमज़ोरी कहाँ से ज़ाहिर हो रही है? बल्कि जिस तरह अब उजागर हुआ है मसला कश्मीर, 50 साल में ऐसे नहीं हुआ। अब उसकी एक तो खैर मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इफेक्टिवली ये हैंडल किया है, लेकिन हमें पार्टी से बाला होकर सोचना चाहिए जी। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, ये पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं जी। और इसलिए हमें उस एंगल से देखना चाहिए बजाय अपनी सियासत गरी के। अब उसमें बात यह आ जाती है कि तमाम सियासी जमातें जिनके मैंने अभी अभी नाम लिए और उनसे पहले जितनी सियासी जमातें मिलिट्री और सिविल हुक्मरान गए हैं, उन सब ने यह कहा है कि ये मसले का हल टेबल पे होगा बातचीत के जरिए। मोदी साहब ने जो सिचुएशन पैदा की है उसमें बातचीत नामुमकिन हो गई है। आपके तो ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का मकसद जो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके ख्याल में क्या है कि कंपेल किया जाए मोदी को, या मोदी नहीं मानता तो आने वाले वजीर आजम को कि डायलॉग कश्मीर पे हो, इसके अलावा कोई हल नहीं। आपके ख्याल में सर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पर बिठाने के लिए संजीदा हैं? वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों और हम सालिसी का किरदार अदा करें? क्या वो बहुत संजीदगी से ऑफर कर रहे हैं या बस कागजी कार्रवाई है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं दोनों मुल्कों की सपोर्ट जी। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है चीन के खिलाफ जी। पाकिस्तान की नौयत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान उनका माजी में स्ट्रेटेजिक एलाय रहा है, लेकिन बीच में ताल्लुकात ख़राब हुए थे, अब कुछ बेहतरी की तरफ माइल हैं। लेकिन कोई डाउट नहीं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाय, हम तो इस लिहाज से नहीं हो सकते, अगर मकसद स्ट्रेटेजिक अलायंस का चीन को कॉर्नर करना है तो बहरहाल पाकिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं बन सकता, इसका ट्रंप साहब को भी पता है। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी तरजीह है अफगानिस्तान। ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान से फौजें निकालना चाहते हैं और पाकिस्तान का चाहते हैं रोल हो तालिबान को कन्विंस करने में, सिर्फ ये कि अब तालिबान की टॉक्स ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान का रोल ख़त्म हो गया है, बल्कि मैं तो समझता हूँ एक लिहाज से बढ़ गया है, क्योंकि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तालिबान के साथ भी इंटरैक्ट करे। और एक बात क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कोई रास्ता और नहीं, वो तालिबान से बातचीत के बगैर नहीं रह सकते। जब 1,40,000 अमेरिकन एलाइड फोर्सेस थी उस वक्त वो कुछ ना बिगाड़ सके तो अब कैसे जंग रोक लेंगे? तो पाकिस्तान का रोल है, इसलिए वो पाकिस्तान की सपोर्ट भी चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और इंडिया की सपोर्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। नंबर 2, ये जो ह्यूस्टन गए थे ये तो अपने मफाद में गए थे, अपने इलेक्शन के लिए गए थे, क्योंकि 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं, उनके वोट लेना चाहते थे। अगर इंडियन अमेरिकन और मोदी साहब खर्च कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन उनकी चला रहे हैं, और मोदी साहब ने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, एक तो माशाल्लाह उन्होंने सारी डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना दुश्मन बना लिया। ये कितनी इसमें हिकमत है, कितनी दानिश है, कितना तदब्बुर, ये तो खैर हिंदुस्तान का काम है कि इसको देखे। लेकिन और ये वजह वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो डेफिनेटली दोनों की तनकीद भी कर रही है ट्रंप साहब की इस पॉलिसी पे कि वो कश्मीर पे बोल नहीं रहे, तो उनके जलसों में ये रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है अगेंस्ट ट्रंप। जी हाँ, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रंप साहब की कोशिश है वो अपने मुल्क के मफाद में भी है और अपने मफाद में भी है। और अगर वो एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया को उनके कई कोने में जहन में ये ढकी छुपी चीज है, उनको एक चीज खाई जा रही है जी। हर चीज जो ओबामा की थी वो उनको बुरी लगती है। ओबामा को मिल गया था नोबेल प्राइज जी, इनको नहीं मिला। और ये पहले ये कोरिया में चाह रहे थे कि कोरिया में मैं हालांकि सारी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, किंग जोंग उन के साथ जो ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये लगे हुए थे कि शायद इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया का एक्चुअली ये मसला हल करा देते हैं, सरेदस्त इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान इंडिया 2 बड़े मुल्क हैं, बड़ी फौजें हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के अपने मफादात हैं। अमेरिका के कहने में मफादात तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका कहना है कि ट्रंप संजीदगी से कोशिश रह के रोल अदा करे तो उसका फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब प्रकट करने के लिए। क्विकली मैं इरशाद आरिफ साहब, उन्होंने जो एक तो हिमायत कर रहे हैं कसूरी साहब भी इमरान खान साहब की जो प्लान था कश्मीर के हवाले से, दूसरा ये जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है जिसमें वो कहते हैं कि जी 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो जंग के धाने पर खड़ी हैं, यानी डरा रहे हैं दुनिया को।
फिर वो कहते हैं कि अगर आप कर्फ्यू को इस तरह से मजीद प्रोलॉन्ग करते हैं तो कर्फ्यू उठेगा तो खून खराबा होगा। अगेन डरा रहे हैं वो भारत को भी दुनिया को। ये इफेक्टिव है पॉलिसी आपके ख्याल में? नहीं, पाकिस्तान के पास इसके अलावा चारा कार क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल है वो दो तरफा है। एक तो हमने कश्मीर के साथ खड़ा होना है, कश्मीरी अवाम के साथ करना है, कश्मीरी अवाम के हकूक़ की जंग लड़नी है, क्योंकि कश्मीरी जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की जंग है, सिर्फ उनकी ज़ाती जंग नहीं है। वो नारा क्या लगा रहे हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके शहीद जो हैं वो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन किए जाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है अखलाकी, कानूनी, इंसानी, हर तरह से इस्लामी कि हम उनके साथ खड़े हों। ये एक हमारा किरदार है जो हमें अदा करना है। दूसरा ये है कि इस वक्त इंडिया जो कुछ कर रहा है उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, जिसको हमारी जो सियासी जमातें हैं या हमारे बहुत सारे दानिशवर जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। 5 अगस्त से पहले पूरी दुनिया इंडिया के मोदी के इस मौक़िफ़ की हामी थी कि पाकिस्तान दरअंदाज दाखिल करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दरअंदाजी है, दहशतगर्दी है। 5 अगस्त के बाद दुनिया क्या कह रही है? अगर हमारा बयानिया इफ़ेक्टिव नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया जो है वो कैसे आ गए इस पर इशू? कैसे इस इशू पर वो हमारे साथ उस तरह नहीं खड़े हुए कि सलामती कौंसिल में हमें वोट दे दें और करारदादों पर अमल दरामद शुरू हो जाए, लेकिन इस हद तक तो हमारे साथ आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मुआसरा ख़त्म होना चाहिए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, मोदी ने जो कुछ किया गलत किया। और ये बात सिर्फ अमेरिका, यूरोप, इस्लामी ममालिक में नहीं कही जा रही, इंडिया में कही जा रही है। इंडिया की कांग्रेस पार्टी, इंडिया की दूसरी पार्टीज, इंडिया का आज़ाद मीडिया वही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं। अमेरिका में भी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी यही कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे मफाद में क्या है? क्या मफाद में ये है कि आज मुहासरा ख़त्म हो जाए और इंडिया फिर हीरो के तौर पर सामने आए कि कोई एक वाक़या हो तो वो पाकिस्तान को मतून कर सके, या इसमें है कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, अगरचे इसमें कश्मीरी अवाम नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन मतून जो हो रहा है, मुंह काला जो हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है, वो मोदी का हो रहा है। मोदी की इंडिया की सेकुलरिज्म जो है वो दफन हो गया, लेकिन उसका जो जमहूरी चेहरा था वो दफन हो गया। उसने कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इससे अगला पॉइंट है जो इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसका जी क्या इफ़ेक्ट है? इफ़ेक्ट ये है कि पूरी दुनिया को इंडिया अटैक कर रहा था तिजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से। इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि आप 1 लाख 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ की मंडी को तो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो मंडी जो है नहीं वो मंडी जो है वो खतरे में है कि एक न्यूक्लियर पावर के साथ उसका झगड़ा है, तनाज़ा है, एक भी अगर गोली चली तो आपकी सारी मैशत मंडी की तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कारोबारी मफादात को भी हिट कर रहे हैं। मुझे सर मैं समझता ये हूँ कि कल जो बात उन्होंने की है वो मायूसी नहीं है, वो उसके पीछे एक लॉजिक है कि दुनिया का जो चेहरा था कि जी हम इंसानी हकूक़ के हामी हैं, हम दुनिया में जमहूरियत चाहते हैं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, वो उनको आईना दिखा रहे हैं कि जनाब आप अमन नहीं चाहते, आप एक मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी का एक नैरेटिव है जिसको आप भी सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। मुझे अगर आप ये कोई ऐसी इजाज़त दें तो मैं दूसरे बिलावल साहब वाले इशू पर आना चाह रहा हूँ जो उन्होंने स्पीच किया, लेकिन उससे पहले शायद आमिर लाकर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इस पॉइंट में। नहीं, मैं बस उस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब थे, उनसे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो अब नहीं है। बहरहाल इरशाद आरिफ साहब जो कुछ भी फरमा रहे हैं वो इंतहाई मेरा ख्याल है कि दानिशमंदाना तज्जिया और हकीकत पसंदाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, एक मुख्तसर मैं ब्रेक ले लूँ, फिर मैं सैर कामरान साहब कमेंट कर दें जो बिलावल साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है रियासती इदारों के बारे में और जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और इरशाद आरिफ साहब से तज्जिया लेते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नई डेडलाइन दी है बिलावल साहब ने हुकूमत को 1 जनवरी की, और वो कह रहे हैं उससे पहले हुकूमत को जाना होगा, अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे
अपने तमाम कारकुनों को लेकर रावलपिंडी में। अच्छा सहर साहबा, ये इतनी फयाजी की ज़रूरत क्या थी कि आपने 3 महीने दे दिए? मतलब मौलाना अक्टूबर में आ रहे हैं, आप भी उनके साथ आ जाते तो ज़रा जल्दी ये इस मुल्क की जान छूट जाती ना, जिन लोगों ने मुल्क को तबाह किया हुआ है। तो ये 3 महीने की आप फयाजी क्यों दिखा रहे हैं? जनवरी की आपने डेडलाइन दी है, क्यों? मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी जो इससे पहले आमिर लियाकत ने कहा जी और आरिफ साहब ने बात की। देखिए बात यह है कि ये कोई शख्स जो साहिब इक़्तिदार होता है वो पाकिस्तान का मालिक नहीं होता। पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान के अवाम है और हम हक पर जानिब हैं ये बहुत सारे सवालात करने के जो आज बनते हैं, क्योंकि कश्मीर का इशू, अगर मैं तो उस पाकिस्तान की बासी हूँ जिसके फाउंडर ने, जिसके बानी ने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिसके बानी ने ये कहा कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़नी पड़ेगी तो जंग लड़ेंगे और कश्मीर के मामले में कभी गलती नहीं कर सकता। देखिए जब पुलवामा अटैक हुआ तो तब भी हम सब ने ये लिखा, कहा, यही गुफ्तगू हुई कि कश्मीर इशू अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। मेरा एक मासूमाना सवाल सिर्फ ये है कि दावा तो ये है कि सरबराहान मुमलिकत हमारे दोस्त हैं, वो कहाँ गए, कहाँ गई वो दोस्ती? अभी बात की तुर्की के सदर की, जब तुर्की के सदर आके पार्लियामेंट में तकरीर करना चाहते थे और उनके सफ़ीर भी जाके बनाने के लिए गया इमरान खान साहब को कि आप पार्लियामेंट में आके बैठे जॉइंट सेशन के अंदर, तो ये धरने में बैठे थे। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाओ, इन्होंने कहा बिल मत दो, इन्होंने कहा हुंडी से पैसे भेजो। तो जो इंस्टेबिलिटी ये पाकिस्तान में तब लाना चाहते थे वो अब लेकर आए। किस तरह से हम खामोश रहे? आप बोलें कि आप देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान पे के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? अब बिल्कुल सही है। अब इसको जरा मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं ना कि आप समझ रहे हैं कि हुकूमत बड़ी हुकूमत है, बहुत इंपॉर्टेंट फोरम था, इसको 3 महीने में जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फोरम था। जब देखिए OIC बहुत इंपॉर्टेंट फोरम था, पाकिस्तान को सबसे पहले चाहिए था कि और नहीं तो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाते, इस्लामाबाद में बुलाते। 57 कंट्रीज में से अगर 10-12 के भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते, कुछ के डिप्टीज आते, कुछ के एम्बेसडर्स आते, आप कम से कम ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक करारदाद पास करा सकते थे। आपके पास कुछ होता जो आप ह्यूमन राइट काउंसिल में लेके जाते। 47 मेंबर हैं, जब आप कहते हैं कि 58 की हमें हिमायत हासिल है, यानी आप कौम को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आज भी आप कौम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। यानी मुझे ये नहीं समझ में आता कि सोए हुए तो आप हैं। सही है। अगर चलिए वक्त कम है सहर साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, मैं चाह रहा हूं कि अगर दूसरे इशू पर भी आप और ऐसे हालात में जब मुल्क की गवर्नेंस, मुल्क की मईशत जी सहर साहब वक्त कम है मेरे पास, आप क्या क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी बिलावल साहब की स्टेटमेंट पर? कारोबार, हर ये मेरा ख्याल आप इंटरेस्टेड नहीं है उसमें बात करने में। कि बिलावल साहब ने वाकई बड़ी फराग दिली से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को कोई धचका पहुंचे। ये सिर्फ जमहूरियत के लिए रिस्पेक्ट है और हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनको एहसास हो जाए कि इन्होंने जो मुल्क को नुकसान नाकाबिल तलाफी पहुंचाया है। माशी तौर पर आज अगर देखें तो पाकिस्तान का GDP रेट जो है, लेकिन ये कैसा फार्मूला है साहब? क्या आप कहते हैं अक्टूबर में जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, जनवरी में नुकसान पहुंच जाए? मतलब ये फार्मूला समझिए ना, आप कह रहे हैं हुकूमत को जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो पीपल्स पार्टी का कसूली मौकिफ है, पीपल्स पार्टी का एक मैनिफेस्टो है। पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। हम नहीं चाहते कि मजहब को कार्ड बनाए, हम नहीं चाहते जो फैजाबाद धरने में हुआ था वो, और आप इस्लामाबाद नहीं आ रहे, आप रावलपिंडी आ रहे हैं, और को मौका मिले कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े चैलेंजेस हैं कश्मीर के लिए, के हवाले से चैलेंजेस हैं, आपको इकोनॉमी के चैलेंज हैं, उसके बाद फिर आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको आप साथ में मिला रहे हैं, वो एक चैलेंज है। जी डॉक्टर साहब, जी सहर साहब आप जरा इजाजत दीजिएगा, वक्त कम है, हफ्ता रहकर आए वो वहां पर। जी वक्त कम है, जरा इजाजत दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी मैं पहले तो असदुल्ला खान साहब, आपको असदुल्ला खान अल गालिब होना चाहिए था, माशाल्लाह। आप जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी मेज़बानी का अंदाज़ देखकर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं सहर साहिबा हमारी बहन है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो इसी तरह बोलती रहे। उनका बोलना भी बहुत हमारे लिए गनीमत है कि कम से कम वो जब बोलती हैं तो अपनी बात करती हैं और दूसरों को भी सोचने और समझने का मौका मिलता है। देखिए, मैं इन्हीं के लीडर का एक जुमला मुझे अच्छी तरह याद है कि घास खा लेंगे हम लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो उस वक्त मुल्क की मईशत कहाँ गई थी? मुल्क की मईशत की कोई अहमियत नहीं होती जब कौमी मसाइल और ख़ास तौर पर जब बैरूनी ताकतें आपके मुल्क पर हमला आवर होना चाहती हों या जहाँ पर मासूम जानों का ज़िया हो रहा हो, तो वहाँ घास खा लिया जाता है और वहाँ मईशत को देखा नहीं जाता। मईशत तो कमज़ोर थी बद्र के मौके पर भी,
तो क्या उस वक्त ये देखते कि मईशत कमज़ोर थी? उस वक्त तो ये देखना था कि 313 कहाँ खड़े हुए और 1000 का लश्कर किधर खड़ा हुआ है। मईशत तो उस वक्त थी नहीं मदीने के अंदर। तो मईशत की बातें बहुत बाद में होती हैं, पहले ये देखा जाता है कि आप मजलूमों का किस हद तक साथ दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने इंतहाई दुरुस्त समत में, और अभी भी वो इस्लामोफोबिया के ऊपर इस वक्त खिताब कर रहे हैं, और उसमें तुर्की के सदर उनके साथ बैठे, UN के बहुत बड़े जिम्मेदार उनके साथ बैठे, डॉक्टर मलिया लोधी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इसमें इस्लामोफोबिया पर उनकी तकरीर जारी है। वो ये उस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हर फर्द को हिला दिया है, झंझोड़ डाला इमरान खान ने कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, जुल्म क्या हो रहा है, और इस्लाम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सबको कौमी इशूज़ पर एक होना चाहिए। और खाकम बदैन सहर साहिबा, ये आपके भाई के अल्फाज हैं, ऐसी बातें आप ना किया कीजिए, मुझे दुख होता है। कोई कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, कुछ नहीं होगा, आप हमारी बहन है और एहतजाज करना है, आपका हक है। खान साहब से कोई सवाल करे ना कि उस वक्त आप संजीदगी से बोले। नहीं, कोई आप पर जुल्म, आपका भाई आगे खड़ा होगा, कोई आप पर जुल्म नहीं है। खुदा ना खास्ता देखें, जो माजी में वाक़यात हुए बड़े अनफॉर्चुनेट है, और ये नहीं होना चाहिए। सबकी जान बहुत कीमती है, ये तो खुदा ना खास्ता, ये तो इसका एक अशीर भी ऐसे मौके पे संजीदगी में चाहते हैं। मुझे बात करनी है सर, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि बिलावल साहब ये जो तारीख दे रहे हैं, ये हमने नून लीग के आखिरी साल में भी देखी थी, बार बार 27 दिसंबर से तारीख शुरू हुई थी लॉन्ग मार्च की, और उसके बाद फिर वो तारीखें आती नहीं, लेकिन देखें बेहतर ये है कि मौलाना को भी और बिलावल भुट्टो को भी ये 29 फरवरी की तारीख दे देनी चाहिए। ये देखें तारीख 1 जनवरी को क्या करेंगे, किस इशू पर वो सड़कों पर आएंगे? नहीं वाकई देखें, 1 साल हुकूमत को उस वक्त तक 1.5 साल हो चुका होगा। 1.5 साल में आप हुकूमत को उखाड़ने के लिए आएंगे तो आपका कौन साथ देगा, क्यों साथ देगा? जब जरदारी साहब की हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए, तो इमरान खान की हुकूमत ने क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि उसके 5 साल पूरे नहीं होने चाहिए? हम यानी एक हुकूमत को हम साल नहीं देना चाहते, उनको 2-2 टर्म 3-3 टर्म देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोई तहरीक नहीं चलेगी, कोई एजिटेशन नहीं होगा, इसी तनख्वाह पर सारे सियासतदान काम करेंगे और ये मामला जमहूरियत चलती रहेगी। कामयाब नहीं होगा या होगा ही नहीं? होगा कोई मैं आज लिख लें, कोई एजिटेशन नहीं होगा, ना मौलाना करेंगे, बहुत बड़ा ना मौलाना करेंगे, ना पीपल्स पार्टी करेंगे। अच्छा चलें, एक चीज़ जो इरशाद आलिफ साहब ने कही कि मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। बिल्कुल सही है। एक चीज़ इरशाद आलिफ साहब ने बिलावल साहब को भी और मौलाना को भी 29 फरवरी की तारीख दे देनी चाहिए, लेकिन मैं उसमें ये इजाफा करूँगा कि उससे पहले मेक श्योर कर लें कि वो लीप ईयर तो नहीं है 2020। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।